जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शाम को 6 बजे चालू करते हैं। आज भी हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सभी चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे पूछे गए क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो आप सभी भी गद्यांश को साथ साथ पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ने से 91 से 99 तक के क्वेश्चनों को हल करना होगा। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो हम सभी ने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो हमें जिस पार्ट में अशुद्धि हो उस पार्ट का चयन करना है। ऑप्शन ए है खा में, ऑप्शन बी है गा में, ऑप्शन सी है घा में और ऑप्शन डी है का में। यानी किस वाले पार्ट में अशुद्धि है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों, तो यहाँ पर सज्जन मनुष्य नहीं आएगा, केवल मनुष्य आएगा। ऐसे विचार मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। तो क्या आएगा, सज्जन नहीं आएगा,
सज्जन मनुष्य नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। तो पार्ट हमारे खा पार्ट में अशुद्धि है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है, यानी 3 शब्द समान रूप से एक प्रकार होंगे और एक इनमें से कोई भिन्न होगा, अलग होगा। तो वह कौन सा शब्द है जो अलग है? सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण। सद्गति हो गया, सद्गुण हो गया और सत्कर्म, ये तीनों एक समान से हैं। इसमें से भिन्न क्या है? ऑप्शन सी सत्यवादी। सत्यवादी शब्द इन सभी में से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपर्युक्त विपरीतार्थी शब्द है। निस्वार्थ का हमें विलोम शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी या निस्वार्थी। निस्वार्थ का क्या हो जाएगा? विलोम स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? इसमें हमें कौन कौन से उपसर्ग हैं और कौन सा प्रत्यय है, यह हमें बताना है। क्या इसमें ध्यान देना है? आधि, इक, ता, आध्य, का, ता, आ, ई, कता। कता कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता है। अधि, इक, ता, आध्य भी कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी और सी नहीं होगा। अब हमें चुनना क्या है? ऑप्शन ए और डी में, ए और डी में चुनना है। तो यहाँ पर हमारा अधि उपसर्ग होता है। क्या? अधि उपसर्ग होता है, आधि उपसर्ग नहीं होता है। तो आधि नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा कट जाएगा। तो अधि और इक उपसर्ग हैं, ता प्रत्यय है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधि इसमें उपसर्ग है, इक और ता प्रत्यय है। क्या? इसमें अधि जो है वह उपसर्ग है और इक कमता ये दोनों प्रत्यय हैं। ये दोनों क्या हैं? प्रत्यय हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं। तो कौन से व्यक्ति हैं जो हमेशा पूजे जाते रहे हैं? सेवक वृत्ति अपनाकर। क्या? जो व्यक्ति सेवा वृत्ति को अपनाकर परहित करते हैं यानी परोपकार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पूजे जाते रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता को, भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की नश्वरता को, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम।
तो कठोर सत्य क्या है? भौतिक शरीर की नश्वरता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भौतिक शरीर की नश्वरता। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, या अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, या कर्म पर आस्था रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हमें काव्यांश दिया गया है, इस कविता को हम पढ़ने वाले हैं, आप भी पढ़िएगा। उसके बाद इस कविता से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उनके हमें आंसर देने होंगे। तो 100 से लेकर 105 तक यानी 6 क्वेश्चन का आंसर हमें इस कविता से देना है। तो आप सभी भी इस कविता को पढ़िएगा। विधि प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नवमंगल। आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो ये हमारी कविता थी। हमें इस कविता से क्या करना है, थोड़ा बहुत अर्थ अगर पता चलता है तो वो निकाल लेना है, अगर नहीं भी पता चलता है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन हमें मिलेगा, उन 4 ऑप्शनों से हम सही उत्तर का चयन करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर है, अगले पेज में इसके ऑप्शन हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? तूफान का भाव यानी तूफान का हमें यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है। तूफान का भाव क्या है? कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ या आंधियाँ। तो तूफान का भाव यहाँ पर क्या है? कठिनाइयाँ हैं। क्या है? कठिनाइयाँ है। क्वेश्चन था, सदियों से कुचले लाखों तूफान
हमने पद्दल से, यानी कठिनाइयों को हमने कुचल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान से कश्मीर है भारत में कैसा है? दूरस्थ राज्य है, बलिदानी राज्य है, या क्रांतिकारी राज्य है, या निकटस्थ राज्य है? कैसा है? दूरस्थ राज्य है, यानी अंडमान और कश्मीर की दूरी बहुत अधिक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य हो जाते हैं, या क्रांति हो जाती है? तो शुभ कार्य हो जाते हैं। कैसा होता है कि उधर शुभ कार्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। हमें बताना है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। ध्यान देना है, नहीं है पूछा गया है। पग, पद, चरण और नव। तो हमारा नव जो है वह पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्या है? सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। हमें समास बताना है। इसमें तीन समास जो होंगे वह समान रूप से होंगे और एक इनसे भिन्न होगा। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये तीनों समान रूप से हैं, लेकिन अपनी अपनी यह समान रूप से नहीं है। अपनी अपनी क्या है? यहाँ पर अपनी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुआ है? पुनरावृत्ति हुई है। तो इसलिए यह शेष तीनों से भिन्न पद है। अगर पूछें इनमें समास क्या है, तो इनमें द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं। आगे हमें उचित विकल्पों का चयन करना है। इनमें हमें क्या होगा कि लगेगा एक से अधिक सही है, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, जो सबसे अधिक उचित विकल्प होगा, उसका हमें चयन करना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो या लिखित परीक्षा? तो सबसे पहले आप किसका सर्वाधिक महत्व करेंगे? पोर्टफोलियो का। किसका? पोर्टफोलियो का। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जब बच्चा शुरू से एडमिशन लेता है तो उसकी एक बच्चे की कार्यविधि कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ रुकता है, उसमें सारी बच्चों की अच्छाइयाँ और कमियों को एक डायरी के नुमा बनाकर रखा जाता है। तो जैसे जैसे वो आगे क्लास में जाता है तो उस डायरी को हम आगे जो टीचर होते हैं उनको पकड़ा देते हैं, यानी उनको दे देते हैं। तो वो टीचर उसी डायरी से पढ़कर उस बच्चे के बारे में जान जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से वो सिखाता है, पढ़ाता है और समझाता है। तो राइट आंसर हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या देखना है? किस विकल्प का चयन करना है कि पढ़ने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? अर्थ है, गति है, प्रवाह है, या अक्षर ज्ञान है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ होता है। क्या? अर्थ होता है। जैसे हम अगर पढ़ते हैं, अगर हमें अर्थ पता ही ना चले तो हमें उस पढ़ने का कोई अर्थ या कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। बस हम एक रट्टू तोता की तरह बन जाएंगे। तो ऐसा रट्टू तोता तो बनाना नहीं है किसी बच्चे को। वो पढ़े तो वो बात को समझे, इस लायक बनाना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब बच्चे को हमें लिखना सिखाना है तो क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा?
विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चा क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, तो विचारों की अभिव्यक्ति के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पाठ्य पुस्तक के निर्माण में प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, या भाषा का विविध गद्य साहित्य, या प्रसिद्ध लेखक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा की विभिन्न रंगतें। भाषा की विभिन्न रंगतें। जब भाषा की विविधता होती है तो उसे हम साधन के तौर पर अपनाते हैं। किसके? साधन के तौर पर उसे हम अपना लेते हैं। विभिन्न रंगतें क्या हैं? यहाँ पर गद्य भी होगा, पद्य भी होगा, नाटक भी होगा, कहानी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, जब बहुभाषिक कक्षा है वहाँ पर कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को लेकर हम क्या करेंगे? स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, या अस्वीकार कर देना चाहिए। तो मातृभाषा को हम सभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्या? स्वीकार किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा को सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, या संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि भाषा का समृद्ध परिवेश। जिस परिवेश में बच्चा रहता है, सबसे ज़्यादा समय देता है, तो भाषा वहाँ उसी परिवेश में वो भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं हमसे पूछा जा रहा है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक क्रम में भी सीखा जाता है, कभी कभी क्रम में नहीं सीखा जाता है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन देखें तो एक जगह कह रहा है क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और एक जगह कह रहा है कि क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो हम सभी देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कौन सी? क्योंकि ये आयोग के ऊपर निर्भर हो जाएगा कि यहाँ कौन सा माने। देखा जाए तो क्रम से अर्जित किया भी जाता है और कभी कभी क्रम से अर्जित नहीं भी होता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि क्रम कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम इस क्रम में सीखेंगे। तो राइट आंसर मान लीजिए सबसे सर्वाधिक, तो बी ऑप्शन मान के हम चलेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन मान के चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो उचित नहीं है हमसे पूछा गया था, तो त्रुटि का अर्थ है भाषा अज्ञानता। राइट आंसर हमारा
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से, किससे, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ये हमें देखना है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का हमें नाम बताना है। तो सर्वाधिक उपयोगी क्या है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाना। जब वो अपनी भाषा में सुनाएगा तब उसकी क्षमताओं का आकलन हम कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है? तो सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि जन्मजात होती है, क्योंकि बच्चा जब होता है तो वह उसे कुछ सिखाया नहीं जाता। बच्चा अपने आप धीरे धीरे जिस परिवेश में रहता है वहाँ से अपने आप सीखना चालू हो जाता है। वो अपने रोज़ रोज़ अनुभव को प्राप्त करता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी? तो राइट क्या होगा? सबसे अधिक बातचीत करना। भाषा सीखने में बातचीत करना होगा। जब वो बच्चा बातचीत करेगा तब वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से भाषा को सीख लेगा वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग या वर्णमाला सीखना? वर्णमाला सीखना। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। सीखने सिखाने का अर्थ क्या होगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। जब कोई भाषा हमें पता है तो उसका क्या होगा? जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? सीखने और सिखाना का कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उपयुक्त क्या होगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से, तो यह विचार किसका है? हमें बताना है। जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का या वाइगोत्स्की का? तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? यह हमेशा वाइगोत्स्की जी का है। किसका? वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बच्चा कैसा है? प्राथमिक स्तर का है। उनके भाषा विकास की दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह बताना है। समाचार पत्र। अब छोटा बच्चा है, क्या समाचार पत्र पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। बाल साहित्य, पत्रिका भी नहीं होगा और पाठ्य पुस्तक नहीं होगा। क्या होगा? बाल साहित्य होगा। क्या? बाल साहित्य। इसीलिए देखिए, जब छोटे छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है उसमें बाल साहित्य होता है, उसमें चित्र बने हुए होते हैं, छोटी छोटी कविताएं होती हैं, छोटी छोटी कहानियां होती हैं और वो भी चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो क्या होगा? बाल साहित्य होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मुख्य अंतर का आधार हमें बताना है। भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता या पाठ्य सामग्री? तो मुख्य अंतर क्या है? अर्जित करना, भाषा को अर्जित करना और भाषा सीखने में। भाषा परिवेश। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भाषा परिवेश। उम्मीद है
आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी क्लास को शुरू से अंत तक देखा करिए। समय कम हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए कीजिए। बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए, खाना बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप अधिक से अधिक थोड़ा सा सहयोग करें। आप हमारा सहयोग करिए और हमसे जो हो पाता है मैं आपके लिए करने का प्रयास करता रहूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसे जल्द ही आप सभी 1000 से ज़्यादा कर दीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।